चलो जी, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा? कहाँ तक है अपन? अच्छा, अपन ने एलओएस पढ़ लिए थे कि एलओएस क्या होता है। आज अपन बात करते हैं ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमने वैसे तो सीखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कि आपने देखा होगा कि Mn तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो करने की आदत होती है, स्कैंडियम से Mn तक मैक्सिमम, उसके बाद में दो तीन फिर दो दो, एक वो तो नॉर्मल ऐसे दिखाता है, जनरल तो उसकी दो है। ठीक है, आई समझ में? फिर बोलो। तो अब 20 तक बढ़ता है, अब वो हायर ऑक्सीजन स्टेट में कैसे स्टेबिलिटी रहती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ ए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर अचीव्ड इन टर्म ऑफ ए क्लोराइड, क्लोराइड नहीं है, फ्लोराइड है। जो आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, वो अचीव होती है किसके टर्म में बेटा? क्लियर है? तो आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो किससे अचीव होती है? फ्लोराइड एंड ऑक्साइड, नॉट क्लोराइड। जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या तो फ्लोराइड के या ऑक्साइड के फॉर्म में अचीव करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, और ऑक्सीजन है वो भी किसी से मेटल से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, क्योंकि इसकी भी क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये कितने भी इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट is due to either higher lattice energy as they as in case of a COF3 or higher bond enthalpy terms for the higher covalent compound VA5 and CRF6। इस कहानी को समझते हैं कि भाई फ्लोरीन ऐसा क्यों कर लेता है कि वो हायर ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है। तो आपको पता है दो तरह के कंपाउंड बनेंगे, एक बनेंगे आयनिक और एक क्या बनेंगे? कोवलेंट। तो आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें होती है लेटिस एनर्जी। क्या होती है? लेटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है चार्ज अपॉन ए साइज। और बोलो, जैसे मेरे पास क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ मैंने एक बार तो आयोडीन जोड़ा, एक बार ब्रोमीन जोड़ा, एक बार क्लोरीन जोड़ा, एक बार फ्लोरीन जोड़ा, तो क्रोमियम तो सेम है। और बोलो, लेकिन उसके साथ में फ्लोरीन जुड़ेगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़ेगा तो आयोडाइड। तीनों अलग अलग आयन है। अगर इसमें मैं बात करूं तो चार्ज तो सब पे सेम है, साइज किसकी छोटी है? फ्लोरीन की। और फ्लोरीन की जितनी छोटी साइज, क्योंकि क्रोमियम तो सेम है, कैटायन की देखने की जरूरत ही नहीं है, जितनी छोटी साइज होगी उतनी ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी उतना ही क्या होगा? आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा, लेटिस एनर्जी उतनी रिलीज हो जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर आयनिक कंपाउंड हुआ तो फ्लोराइड के केस में क्या मिलेगी बेटा? हमें हायर लेटिस एनर्जी मिलेगी। अरे बोलो। और अगर मान लो आयनिक नहीं होगी, कोवलेंट कंपाउंड बना, तो कोवलेंट कंपाउंड बनेगा तो जैसे आपके पास में क्रोमियम है, एक तो फ्लोरीन का बॉन्ड है, एक क्लोरीन का बॉन्ड है, एक क्रोमियम और ब्रोमीन का बॉन्ड है, और एक क्रोमियम और एक। तो आपको पता है कि इस बॉन्ड के ये बॉन्ड क्या छोटा है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा, तो बॉन्ड मजबूत बनेगा। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया बेटा कि फ्लोरीन, देखो ऐसा नहीं कि लॉजिकल बात है, कि सिंपल आपसे पूछेगा ऐसे कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हेलोजेंस में से फ्लोरीन के साथ आती है मेटल्स की, तो नीचे ऑप्शन दिखेगा कि आयनिक कंपाउंड में लेटिस एनर्जी ज्यादा है, कोवलेंट में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। ये बात समझ में आई बेटा? अब आपने देखा कि एक चीज और ध्यान से समझो, ये अपने उसमें भी पढ़ा था फाजान रूल में, कि किसी मेटल का अगर कोवलेंट करेक्टर बात करनी हो, चलो इसको आगे बात करेंगे, अभी बीच में नहीं लाते। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट वन है, अब ऑक्सीजन है ना वो फ्लोरीन से भी बेटर है। ऑक्सीजन किससे बेटर है? फ्लोरीन से भी बेटर है, कि फ्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। क्यों? क्योंकि एक फ्लोरीन, एक मान लो जैसे आपके पास क्रोमियम है, तो क्रोमियम को क्रोमियम+6 में ले जाने के लिए कितने फ्लोरीन चाहिए? 6, क्योंकि एक फ्लोरीन तो -1 +1 राइज कर पाता है, लेकिन कितने क्लोरिक ऑक्सीजन में काम हो जाएगा? 3 ऑक्सीजन में। अरे बोलो। तो हम क्या लिखेंगे? लेस ऑक्सीजन नंबर कैन जनरेटेड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड फॉर्म। कम ऑक्सीजन ही मेटल को क्या करवा देते हैं? उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करवा देते हैं। इसलिए ऑक्सीजन फ्लोरीन से भी क्या है बेटा? अच्छा है। पूछे ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी कौन अच्छा है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करवाएगा? तो हेलोजनों में तो फ्लोरीन अच्छा है, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन अच्छा है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का कम अमाउंट ही काम कर देगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन कितना अचीव करवाता है? +2, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 होता है, जबकि हमें 6 फ्लोरीन चाहिए, और 6 फ्लोरीन होल्ड करना बड़ा मुश्किल बात है, और ऑक्सीजन अचीव करना क्या है? आसान।
अरे बोलो, चमका क्या चीज? दोनों स्टेटमेंट क्लियर हुए। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ मेटल हैलाइड, तो मेटल हैलाइड की जो जनरली स्टेबिलिटी ऑर्डर वो यही है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ही कर सकता है अच्छा काम। फ्लोरीन के केस में आयनिक हुआ तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, और कोवलेंट हुआ तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। अरे बोलो, तो ये तो हैलाइड्स के लिए। नेक्स्ट में कॉपर 2+ फॉर्म हैलाइड एक्सेप्ट आयोडीन। क्लियर है? कॉपर 2+ फॉर्म हैलाइड्स, अच्छा एक्सेप्ट विद द आयोडीन। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा इसने गलत लिख दिया, इससे थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपर 2+ फॉर्म है, वो सारे हैलाइड बनाते हैं। मतलब क्लोरीन हुआ तो CuF2, क्लोरीन हुआ तो CuCl2, ब्रोमीन हुआ तो CuBr2। लेकिन कॉपर 2+ में अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएं, किसके साथ लाएं? आयोडीन। कॉपर 2+ और आयोडीन अगर साथ में हुए तो इनमें से कॉपर आयोडाइड नहीं बनेगा, CuI2 नहीं बनेगा। यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाएगी, क्या? कॉपर 2+ है और I-, और आपको पता है I- किस में जाना चाहता है? बहुत ज्यादा I2 में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि I- I2 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? तो I- एक बहुत अच्छा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर आप जैसे कॉपर 2+ है, इसकी रिएक्शन फ्लोरीन से होती है तो CuF2 कंपाउंड बनता है। पर बोलो, लेकिन कॉपर 2+ और I- एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते, ये क्या कर लेते हैं? रिएक्शन क्या कर लेते हैं? तो कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर प्लस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर प्लस में। और I- किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में। अरे बोलो, तो देखो इस रिएक्शन को ऐसे लिखा आएगा वो एग्जामिनर, कॉपर 2+ रिएक्ट करता है I- से। तो हमें पता है कि आयोडीन का क्या होना है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो I- किस में कन्वर्ट हो गया? I2 में। और कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर +1 में, जिसे क्यूप्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्यूप्रिक, ये क्यूप्रस। अब इसको रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने को कहे तो किधर से बैलेंस करोगे? इधर से करोगे कि इधर से करोगे? I- दोगला है बेटा, I- से I- से 0। तो आपको रेडॉक्स में सिखाया था किधर से बैलेंस करोगे? पीछे से। अरे बोलो, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अब आपसे एक चीज और पूछता है कि पानी में कॉपर प्लस और कॉपर 2+ में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है? पानी में। अगर कोई मुझसे पूछे कॉपर से कॉपर 2+ जाना है तो बड़ा काम है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कॉपर प्लस और कॉपर 2+ है और पानी में पूछे इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है, तो आपको पता है पानी में कौन होगा? पानी में कॉपर प्लस एक्वस और कॉपर 2+ एक्वस। अरे बोलो, तो आपको सिंपल सी कहानी है बेटा, पानी में हमसे पूछेगा कॉपर प्लस और कॉपर 2+ में ज्यादा स्टेबल कौन सी है? जनरली कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कॉपर प्लस। लेकिन पानी में अगर हम देखें तो एक वर्ड आता है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या आता है? और जो कि प्रोपोर्शनल होता है चार्ज अपॉन साइज। और आपको पता है कॉपर 2+ का चार्ज क्या है? ज्यादा। अरे बोलो, तो कॉपर 2+ किससे ज्यादा स्टेबल है? कॉपर प्लस से। तो हमें पूछे ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर 2+ इन एक्वस फॉर्म मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉपर प्लस। अरे बोलो, चमका क्या? सिर्फ इतना पूछे, कॉपर प्लस से कॉपर 2+। दोनों में से कौन कॉपर प्लस रहना चाहेगा कि कॉपर 2+ रहना चाहेगा पानी में? क्यों? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो रिलीज हो जाती है, वो एनर्जी जो जितनी रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी आएगी ना। अब यही क्वेश्चन हम कल पढ़ के आए थे। तब हमने कहा था कॉपर है वो कॉपर प्लस में जाता है, सॉरी कॉपर सॉलिड है वो कॉपर गैस में जाता है, कॉपर गैस कॉपर प्लस में जाता है, फिर कॉपर प्लस कॉपर 2+ में जाता है, फिर कॉपर 2+ एक्वस में जाता है। और इस सब को खर्चा बोला था। इस सब को क्या बोला था? और इसको क्या बोला था? कमाई। और हमने कहा था कि खर्चा बहुत ज्यादा है। आज कह रहे कमाई बहुत ज्यादा है, क्या बात हुई? कल कब खर्चे में ये सब काउंटेड थे, ये सारा मिला के इससे ज्यादा है। तो बोलो, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कंपेयर करूं, इतने में तो कमाई बहुत ज्यादा है। कमाई तो हमसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे। अगर वो पूछे कॉपर प्लस और कॉपर 2+ में से एक्वस में कॉपर 2+ क्यों ज्यादा स्टेबल है? हाइड्रेशन एनर्जी क्या ज्यादा है। लेकिन नेट पूछे तो नेट तो खर्चा बहुत है। इसके कारण तो इसका क्या आया था बेटा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पॉजिटिव, क्लियर है? रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पोटेंशियल क्या था? पॉजिटिव। कॉपर प्लस पार्टिसिपेट इन ए डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। अब ये याद रखना है, कॉपर प्लस किस में जाता है बेटा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है। और किस में जाएगा? कॉपर प्लस कॉपर 2+ में, कॉपर प्लस से कॉपर में। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? इस भाई साहब का इक्विवेलेंट वेट क्या पूछेगा? और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर।
और हमें पता है हम इसका एन फैक्टर सीधा नहीं निकाल सकते। हम कैसे निकालते हैं इसका एन फैक्टर? कि सर रिएक्शन को बैलेंस करके टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर किसका डिवाइड करते हैं? स्टोइकियोमेट्री का। सिखा रहे हैं रेडॉक्स में, बस वही क्वेश्चन पूछेगा इसका, इस रिएक्शन का वही क्वेश्चन। ठीक, कैसे पूछेगा? कॉपर प्लस और डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में गया है तो कॉपर प्लस का इक्विवेलेंट वेट बताओ। तो आपको रेडॉक्स में जैसा सिखाया था वहां से सीख के आना है इसे। अरे बोलो नेक्स्ट में, कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन जैसे आपको दिखाया था कि +2 और 3 ही होती है, 4 और 6 भी बनती है, लेकिन इसके 6 में ये वाला कंपाउंड बनता है फेरेट्स, ये वाला स्टेबल नहीं है। ठीक है, oxygen form multiple bond due to this metal can achieve higher oxidation state easily as compared to fluorine, इसलिए ऑक्सीजन क्या है बेटा? बेटर है। अरे बोलो नेक्स्ट वन आता है मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या आता है बेटा? मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है? यदि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड ऑक्साइड उसे बोलते हैं, जैसे Fe3O4 है, तो Fe3O4 नाम की कोई चीज होती ही नहीं है रियलिटी में। Fe3O4 नहीं है, वहां पे दो जने, एक FeO है और एक Fe2, मतलब ऐसे ऑक्साइड जिसमें दो ऑक्साइड से मिलके बना है, दो ऑक्साइड से। रियलिटी में ये कोई है थोड़ी कोई चीज, हमने इसमें मिला दिया। अरे बोलो चमका क्या? हम मतलब Fe3O4 नाम की कोई चीज नहीं होती, हमने उसमें क्या किया? FeO और Fe2O3 को मिक्स करके रख रखा है। अरे बोलो इन दोनों को क्या किया हुआ है? मिक्स, भाई हमने मिक्स करके दे रखा है। चमका क्या? ऐसा थोड़ी कि नेचर में ये ऐसा ही मिलता है, नहीं। नेचर में हमने क्या है, अगर हम इसको डिटेल से देखें तो वहां एक FeO बेटा, वहां पे एक Fe, दोनों अलग अलग जने एक साथ है नहीं है। अरे बोलो ऐसे ऑक्साइड को बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कि सर मैं नादान बालक कैसे पहचानूं मिक्स ऑक्साइड है? तो आपको मैं एक चीज बताऊं, आपको पता होगा कि इनका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो फ्रैक्शन में आएगा। किसमें आएगा? किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर फ्रैक्शन में आए ना, इसका मतलब वो मिक्स ऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2 और इसका आएगा +3। याद करो जब अपन ने रेडॉक्स पढ़ाया था तो मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखा था, इसमें +2 और इसमें आयरन +3 है, और इन दोनों का एवरेज लिया था तब ऑक्सीडेशन नंबर आया था। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इंडिविजुअल एटम की। क्या होती है? अब कोई फ्रैक्शन में कैसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का लूज करना। तो कोई आधा इलेक्ट्रॉन कैसे लूज कर सकता है? अरे बोलो, तो जिसका आधा अधूरा आया ना, इसका मतलब क्या है? मिक्स्ड है। अगर वो ऑक्साइड है तो, वो कुछ और है तो बात अलग है। अरे बोलो, तो ये पहचान हो जाएगी। हमें अगर कोई ऑक्साइड देके पूछे कि इनमें से मिक्स्ड ऑक्साइड कौन सा है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, और वो फ्रैक्शन में आ गई, इसका मतलब वहां पे एक नहीं दो तरह के ऑक्साइड है। कितने तरह के ऑक्साइड है? वो इन दोनों का एवरेज फ्रैक्शन में आ गया। अरे बोलो पहचान लोगे? मिक्स्ड ऑक्साइड की क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट वन है बेटा एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। आपको जब मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि ऑक्साइड की और हाइड्रोक्साइड की देखना है तो हमें ऑक्सीजन से देखना है। क्या देखना है? ऑक्सीजन से। हमें पता है कि ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड, उसके ऑक्साइड होगी तो ऑक्सीजन होगा, और हाइड्रोक्साइड होगा तब भी OH होगा। अरे बोलो, तब मैंने एक आपको ऐसे ट्रिक बोली थी कि अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से जितना दूर होता है उतना बेसिक होता है, उतना क्या होता है, और अगर ऑक्सीजन के पास में है तो उतना क्या होता है? एसिडिक। पास का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो बेटा? लो। अगर मेटल में एलिमेंट में और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो तो वो ऑक्साइड क्या से होते हैं? एसिडिक। और आपके अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, किसमें? ऑक्सीजन में और मेटल में। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होने चाहिए? हाई। अगर ये हाई है तो वो कैसे होते हैं? बेसिक। अपनी ट्रिक यही कि ऑक्सीजन के पास वाले, मतलब जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो बेटा, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो? कम, तो वो तो क्या होंगे? एसिडिक। और जो दूर है वो क्या होंगे? बेसिक। क्या सबको क्लियर हुआ बेटा? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? तो बस अपना यही ट्रिक है। तो ऑक्सीजन से दूर मतलब है बेसिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। दूर का मतलब है कि ऑक्सीजन और उस एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, और अगर पास में है तो उसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? बहुत है कम। उल्टा बोल दिया क्या अपन ने? बहुत दूर है तो बेसिक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो बेसिक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो क्या है बेटा? एसिडिक। अरे बोलो क्या ये चीज सबको समझ में आई बेटा? अब देखो इसके पीरियोडिक टेबल वाला है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से बात नहीं कर रहा, पीरियोडिक टेबल में अपन ने ये खूब पढ़ा है। ठीक है, अब तो मैं सिंपल से बोलता हूँ, जैसे आपको लिखा Na2O और जिंक ऑक्साइड, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है? तो आपको पता है ऑक्सीजन के जिंक यहीं आता है और सोडियम बहुत दूर होता है, तो सोडियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है। वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज,
तो हमें पता है पास में कौन है बेटा, उसके वेनेडियम ज्यादा दूर है। भैया यहाँ वेनेडियम होगा, यहाँ क्रोमियम होगा, यहाँ मैग्नीज, तो वेनेडियम ज्यादा दूर है तो ज्यादा बेसिक। Cl2O3 H2S तो 4 H3PO4, इनका एसिडिक ऑर्डर बताना है ना कि बेसिक। तो आपको पता है ये रहा ऑक्सीजन, क्लियर है। ऑक्सीजन के नीचे कौन है बेटा, सल्फर, सल्फर के इधर फ्लोरीन फॉस्फोरस है, इधर कौन है क्लोरीन। कि सर अब मैं कैसे देखूं, तो देखो बेटा आपको ट्रिक भी बताई थी, आपको पहले वो ट्रिक यूज करनी है, कौन सी वाली, कि कौन बाहर इसेक्ट पे है। पहले तो आपको इससे देखना है, इससे आपको करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का ऑर्डर पता लगता है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। फिर ऑक्सीजन और किसमें डिफरेंस ज्यादा है बेटा, सल्फर में। और ऑक्सीजन और फास्फोरस में तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो ज्यादा एसिडिक, तो ज्यादा एसिडिक कौन है, क्लोरीन, फिर कौन है सल्फर, फिर कौन है फास्फोरस। ये ट्रिक पहले यूज करनी है, उसके बाद दूरी से देख लेना पीरियोडिक टेबल में से ऐसे दूरी से। अरे बोलो, क्योंकि एक्चुअल ऑर्डर तो यही है, अब हमें तो पूरा ऑर्डर तो याद नहीं है, पर मेन मेन काम हो ही जाएगा। अब जैसे ये सारे के सारे कौन है बेटा, ए ब्लॉक एलिमेंट, कौन है, ए ब्लॉक में एलिमेंट यही थे लद्दाख से प्रेसिडेंट एंड पीएम सम्राट के साथ यूरोप गद्दी से गए, ये याद किया था। अब आपको पता है कि सर इनका क्या पता करें, ये तो एक ही जगह बैठते हैं ग्रुप नंबर 3 पे। अब इनका दूरी क्या क्या पास, में दूरी पास नहीं, कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो आपको पता है बेटा एटॉमिक नंबर 58 से लेके बाद में क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, साइज श्रिंक होती है, साइज श्रिंक की होती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है, तो इसके और ऑक्सीजन में डिफरेंस क्या होगा, कम। और ऑक्सीजन में डिफरेंस कम होगा तो एसिडिक क्या होगा, ज्यादा। बेसिक क्या हुआ, कम। तो ये वाले कम बेसिक, ये वाले ज्यादा बेसिक। अरे बोलो, समझा क्या, आसानी से बता सकते हो। तो ये याद करने की बात थोड़ी हुई। तो हमें पता है इन लेंथेनाइड 58 टू 71 जेड इफेक्टिव इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इट मींस ए लास्ट एलिमेंट हैव नियर बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ऑक्सीजन, इट मींस लेस बेसिक। क्या हुआ बेटा, लेस है, समझा क्या। अब जनरली एक चीज देखी गई कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 होते हैं वो बेसिक होते हैं, जिनकी ऑक्सीजन स्टेट 4 होती है वो एम्फोटेरिक होते हैं, और जिनकी 5 से 7 होती है वो एसिडिक होते हैं। वो क्या होते हैं, कि सर ये क्या ट्रेंड हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो प्रोपोर्शनल होती है बेटा पॉजिटिव चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर एक मेटल +7 में है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +7 है। +7 है मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी जितनी ज्यादा हुई, आप में ऑक्सीजन में डिफरेंस कम हुआ। डिफरेंस कम हुआ तो आप कैसे हो गए, एसिडिक। जैसे Mn की मैं अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट लूं +7, एक उसकी लूं +6, एक उसकी लूं मैं +4, और एक उसकी लूं +2, और मैंने कहा इसके ये ऑक्साइड एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो हमें पता है +7 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर इसकी इन चारों में से ज्यादा है तो इसमें ऑक्सीजन में डिफरेंस इन चारों में सबसे कम होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस कम होगा तो सब ज्यादा एसिडिक, और बेसिक की बात करूंगा तो सबसे कम बेसिक। समझ में आया। तो अपने जनरल ऑर्डर से फिक्स नहीं है कि जनरली 3 तक अगर आपके ऑक्सीजन स्टेट है तो आप बेसिक निकलोगे, क्लियर है, क्योंकि आप में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। 4 वाला इम्पोर्टेंट निकलने की कोशिश होती है पर फिक्स नहीं है बेटा, 5 से 7 वाला एसिडिक, क्लियर है। इसका एक्सेप्शन यहीं पे CrO3, ये कैसा है बेटा, एम्फोटेरिक, जबकि यहाँ क्रोमियम किस फॉर्म में बेटा, +6 +3 में, सॉरी किसमें, +3 में। अरे बोलो, और +3 में तो हमारा बेसिक होना चाहिए था, पर ये क्या है, एम्फोटेरिक। क्या है बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू फाजान, फाजान ने क्या सिखाया था, ए चार्ज ऑफ केटाइन इंक्रीज, चार्ज ऑफ केटाइन है। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि जो कोवेलेंट करेक्टर है वो प्रोपोर्शनल है बेटा पोलराइजेशन पावर के, अरे बोलो, और किसके प्रोपोर्शनल है, पोलरिटी के। और ये सिंपल सिखा रही, सबको छोड़ दो, मैं क्या इतने नोटिंग कर रहा हूँ कि अगर अपन बात करें केटाइन के अकॉर्डिंग, तो कोवेलेंट करेक्टर प्रोपोर्शनल है चार्ज के, चार्ज ऑफ केटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ ए केटाइन, ये कोवेलेंट करेक्टर। वही पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी सब एक ही बात है, पोलराइजेशन। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं एनआईन के रेस्पेक्ट में, तो कोवेलेंट करेक्टर है वो चार्ज के भी प्रोपोर्शनल है, और साइज के भी, एनआईन की साइज और चार्ज दोनों के प्रोपोर्शनल है। तो यही तो कहा है कि अकॉर्डिंग टू फाजान ए चार्ज ऑफ केटाइन इंक्रीज, पोलराइजेबिलिटी ऑन केटाइन इंक्रीज,
उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ड्यू टू दिस कोवेलेंट करेक्टर है इंक्रीज एंड आयनिक करेक्टर है डिक्रीज। वही तो बात है, कोवेलेंट करेक्टर प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा केटाइन पे चार्ज बढ़ेगा उतना कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, जितना कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा उतना क्या होगा बेटा, आयनिक करेक्टर घटेगा। और कोवेलेंट करेक्टर बढ़ने का मतलब पोलराइजेशन बढ़ना। अरे बोलो, ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। ड्यू टू दिस एमओ ऑक्साइड आ रहे आयनिक, एमओ ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्सीजन, जिसपे एमओ मतलब क्या हो गया, जिस मेटल पे क्या हो बेटा, +2 चार्ज हो। कैसा चार्ज हो, सिंगल ऑक्साइड वाले, मोनो ऑक्साइड है ना, तो मोनो ऑक्साइड वाले कैसे होते हैं बेटा, आयनिक। अरे बोलो क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज सबसे कम होगा। अगर जैसे मैं लिखा, मैंने लिखा MO2 तो इस पे चार्ज +4 आ गया। तो सिंगल ऑक्साइड वाले जनरली क्या होते हैं, आयनिक। तो क्वेश्चन पूछेगा जनरली एमओ मतलब मेटल ऑक्सीजन, सिंगल मोनो ऑक्साइड है वो जनरली आयनिक होते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि मोनो ऑक्साइड में चार्ज क्या होगा, +2। जैसे जैसे बेटा ऑक्सीजन बढ़ेंगे आपका चार्ज बढ़ेगा केटाइन पे, और जैसे जैसे केटाइन पे चार्ज बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। अरे बोलो, metal oxide in which metal in higher oxidation state have higher covalent character। और आपको पता है जिसके कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होते हैं उसके आयनिक करेक्टर क्या होते हैं, कम। और आयनिक करेक्टर कम हुए तो आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है, तो आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कम। लेकिन जिसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होते हैं उसमें क्या होता है, कलर इंपार्किंग टेंडेंसी ज्यादा, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड दिखाते हैं। तो सेम वही बात हुई तो केमिकल बॉन्डिंग वाली। अरे बोलो, जैसे Mn2O7 इज कोवेलेंट एंड ग्रीन ऑयल, कैसा है बेटा, ग्रीन ऑयल। Mn किसमें, Mn2O7 किसमें बेटा, +7 में, किसमें बेटा, +7 में। अरे बोलो, तो +7 में तो हायर ऑक्सीजन स्टेट में, हायर ऑक्सीजन स्टेट में मतलब ये कोवेलेंट है, ये क्या है। इसी तरह CrO3 V2O5 ये सब के पूछता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, तो आपको ये सब कोवेलेंट है, ये सब क्या है। आगे बात समझ में, हमसे इसे पूछ सकता है Mn+7 में ऑक्साइड है, एक Mn+4 में ऑक्साइड है, और एक Mn+2 में ऑक्साइड है। पूछेगा इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हमें पता है कि कोवेलेंट करेक्टर क्या है, चार्ज के प्रोपोर्शनल। तो कोवेलेंट करेक्टर इसका ज्यादा है, तो आयनिक करेक्टर किसका ज्यादा है, Mn2+ वाले का, तो उसी का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अरे बोलो, यहां तक सबको क्लियर हुआ बेटा। अब अपन प्रिपरेशन पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम है K2Cr2O7, क्लियर है। अब देखो बेटा ध्यान से, CrO2 तो क्या है, डाइक्रोमेट, और CrO4 क्या है, क्रोमेट। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों में क्रोमियम +6 में, दोनों में क्रोमियम किसमें, इसमें भी क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसमें भी क्रोमियम किसमें, +6 में। ये डाइक्रोमेट और ये क्या है, क्रोमेट। अरे बोलो, नेक्स्ट देखो, क्रोमेट एसिडिक मीडियम इन में डाइमराइज होता है। जो क्रोमेट है उसमें जब एसिडिक मीडियम डालते हैं तो डाइमराइज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, और उसमें बेसिक मीडियम डालने पर वापस क्या हो जाता है, मोनोमर फॉर्म में। अरे बोलो, तो ऐसे क्वेश्चन आता है CrO4 2- है, अगर हमें एसिडिक मीडियम डालेंगे तो ये किसमें चला जाएगा, Cr2O7 है 2- में, क्लियर है। दोनों मतलब अपने डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एसिडिक मीडियम में, और अगर मैं बेसिक मीडियम डाल दूंगा तो वापस किसमें आ जाएगा, मोनोमर फॉर्म में। तो कई बार तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है Cr2O7OH- तो CrO4 2-। अरे बोलो, ये चीज क्लियर हुई। अब हमें इसे बनाना सीखना, और एक एग्जाम में क्वेश्चन देता है। देखो बेटा हमारे पास एक क्रोमाइट और होती है, कौन सी और होती है, जो किसकी बनी है बेटा, FeCr2O4, किसकी बनी है, FeCr2O4। इस क्रोमाइट और में हम डालते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, क्या डालते हैं, सोडियम है, और इसे हीट करते हैं और कुछ नहीं होता, ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CrO4 में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Na2CrO4, तो मतलब CrO4 2- हो गया ये, और CrO4 2- कौन है बेटा आपका, क्रोमेट, क्या हो गया, क्रोमेट। तो क्वेश्चन आएगा क्रोमाइट और में सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पे क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट डालने पे क्या मिला बेटा, सोडियम क्रोमेट, सोडियम है, ये क्रोमाइट और, ध्यान रखना FeCr2O4 ये क्या थी, क्रोमाइट और Na2CrO4 क्या मिला, येलो, क्या मिला। तो क्वेश्चन ऐसे लिखता है कि एक कंपाउंड था हमारे पास में, एक और थी, उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट डाला, उससे डालने से हमें Na2CrO4 की येलो प्रेसिपिटेशन मिली। तो बताओ वो और क्या थी, क्रोमाइट और थी, क्या थी, क्रोमाइट और में हमने Na2CO3 डाला, इससे हमें येलो प्रेसिपिटेट मिला, तो बताओ वो क्या थी, Na2CrO4। अरे बोलो, और आपको पता है क्रोमाइट को एसिडिक मीडियम में डालने पर क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, Cr2O7 2- तो है, और सोडियम पे से लिखा हुआ है Cr2O7 है 2-। अरे बोलो, और अगर हम इसमें KCl डाल दें तो आयन एक्सेस से सोडियम की जगह क्या जाता है, पोटेशियम, क्या जाता है,
अरे बोलो। और पोटेशियम वाला कैसा है? ये ऑरेंज। कैसा है? ये ऑरेंज है, ये येलो है। अरे बोलो। अब वो अपनी शुरुआत से भी कर सकता है कि आपने क्रोमाइट और में सोडियम कार्बोनेट क्यों डालो, पोटेशियम कार्बोनेट डालो। क्या डालो? तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? पोटेशियम कार्बोनेट, सॉरी पोटेशियम क्रोमेट। और पोटेशियम क्रोमेट में एसिडिक मीडियम डाल दो, क्या मिल जाएगा? पोटेशियम में डाइक्रोमेट। तो हमारे पास क्या है कि सर क्रोमाइट और में सोडियम कार्बोनेट डाला तो सोडियम क्रोमेट, क्रोमाइट और में पोटेशियम कार्बोनेट डाला तो पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट ऑरेंज कलर के हैं और ये कैसा है? येलो कलर का है। अगर हम इसमें एसिडिक मीडियम डालने तो डाइक्रोमेट। अरे बोलो। ये याद हो गया? पूछता है इसे। ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड आता है आइसोमॉर्फिज्म। क्या आता है बेटा? आइसोमॉर्फिज्म आपको मोल के टाइम बताया था। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है बेटा? ऐसे कंपाउंड जिनमें अगर आप सिमिलर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट और स्ट्रक्चर दोनों क्या होती है? सेम। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है? सेम स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, करस्पॉन्डिंग एटम हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर। करस्पॉन्डिंग एटम मतलब सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर थिंग मिलेगी। जैसे अगर मुझसे किसी ने कहा K2CrO4 और H2SO4 आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, तो इनके सेंट्रल एटम की ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर सेम होंगी और साथ में करस्पॉन्डिंग एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होगी। जैसे K2H2CrSOO आइसन में, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, +6 है। क्रोमियम की भी क्या है? +6। पोटेशियम +1, Hb +1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन भी -2। अब आपको K2CrO4 की स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं, आपको H2SO4 की आनी चाहिए। H2SO4 की स्ट्रक्चर क्या है बेटा? यही है। अरे बोलो। अब सल्फर की जगह क्रोमियम लिख दो और हाइड्रोजन की जगह पोटेशियम, बन गई स्ट्रक्चर। ये तो क्रोमेट, बस यहाँ पोटेशियम लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? अरे बोलो। मुझसे किसी ने कहा कि K2Cr2 7 और H2S2O7 क्या दिखाते हैं बेटा? आइसोमॉर्फिज्म की दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? तो आपको H2S2O7 की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। किसकी आनी चाहिए? H2S2O7 की स्ट्रक्चर। और जहां पे सल्फर है वहां क्या लगा देना? क्रोमियम। H2S2O7 की स्ट्रक्चर ये होती है बेटा। अभी तुम्हें सिखाएंगे पी ब्लॉक में। सल्फर की क्या लगा दो? क्रोमियम। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि यहाँ पे सारे क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे हैं? सेम, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल या नेगेटिव चार्ज है, तो सारों में रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो अलग होगा ना, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। रेजोनेंस इधर होगा, रेजोनेंस से इधर होगा, लेकिन इस क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड का तो रेजोनेंस नहीं हो रहा। अरे बोलो। तो आपको यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड मिलेंगे, ये 179 का और ये कितने का है? 163। क्वेश्चन पूछेगा ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो रहा है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस होने से सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, तो बॉन्ड लेंथ घटती है। अरे बोलो। तो यहाँ कितने क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है? दो तरह के। और यहाँ पे एक। अरे बोलो। ये बस इतना सा याद रखना है इसके। नेक्स्ट वन है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का प्रिपरेशन। ये सब प्रिपरेशन अपनी, इसकी प्रिपरेशन कुछ नहीं होता। MnO2 लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? मैग्नीज ऑक्साइड लेते हैं। उसको क्या करते हैं? फ्यूज्ड विद KOH एंड ऑक्सीडाइज विद एयर और KNO3। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? इससे पिघालते हैं बेटा। किसकी प्रेजेंस में? KOH की प्रेजेंस में। फ्यूज मतलब पिघालना, इसे पिघाल के बेटा ऑक्सीडाइज करते हैं एयर से या फिर HNO3 डाल के। इससे करने से हमें मिलता है MnO4 2- मैग्नेटाइन। क्या मिलता है? मैग्नेटाइन। इस मैग्नेटाइन में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। क्या होती है? +6, डार्क ग्रीन। तो हमें क्वेश्चन आता है कि MnO2 है, उसको KOH की प्रेजेंस में फ्यूज्ड करके एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया तो एक कंपाउंड मिला जो डार्क ग्रीन कलर का। तो कंपाउंड बताओ, तो वो कंपाउंड कौन है? MnO4 2- या फिर हम क्या बोल सकते हैं? K2MnO4। K2 क्लियर है? मैग्नेट आयन। इसमें मैग्नीज +6 में, और मैग्नीज +6 में मतलब Mn पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलो। Mn में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 गया तो एक बचा हुआ है। तो ये क्या है बेटा? पैरामैग्नेटिक। कैसा है बेटा? क्लियर है? मैग्नेट आयन मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नेट आयन। उसके बाद इस मैग्नेट आयन को अपन फिर से लेते हैं और अब की बार हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। और अब हमें मिलता है MnO4- KMnO4- मतलब यह Mn किसमें बेटा? +7 में। और इससे बोलते हैं पर मैग्नेटाइन। क्या बोलते हैं? और इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो डायमैग्नेटिक है। पर मैग्नेट क्या है? डायमैग्नेटिक।
तो दो क्या है, एक तो मैग्नेटाइन पोटेशियम मैग्नेटाइन और एक है पोटेशियम है पर मैग्नेट। तो पर मैग्नेट +7 वाला है और मैग्नेट कौन सा है +6। अरे बोलो। मैग्नेटाइन MnO4 माइनस इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम गिव डिस्प्रोपोर्शनेशन। जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में जाता है। किसमें जाता है डिस्प्रोपोर्शन। तो ये +6 वाला किसमें जाता है +4 और +7। इस मैं कैसे याद रखूं, याद करो रेडॉक्स में Mn3 ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता था। अरे बोलो 7 में होता था, 7 से किसमें जाता था 2 में, 7 से 6 में जाता था और 7 से 4 में। अरे बोलो तो ये 6 वाला किस में जाएगा 4 और 7, ये दो ही तो है 4 और 7। बस आगे बैलेंस करनी है, आगे तो क्या करनी है बैलेंस। बैलेंस तो में शिकार किए। तो +6 वाला किस में जाएगा 4 और 7 में। कॉपर प्लस किस में जाता है कॉपर और 2 प्लस और कॉपर में। अरे बोलो वो भी डिस्प्रोपोर्शन में जाता है और ये भी किस में जाता है। नेक्स्ट वन इन लेबोरेटरी ए मैग्नीज सेकंड आयन साल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पेरोक्सो डाइसल्फेट टू परमैग्नेट। हम क्या करते हैं बेटा जो Mn2+ है उसको भी पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन यूज करते हैं और उसकी हेल्प से भी हम क्या बना लेते हैं KMnO4। क्या बना लेते हैं KMnO4। और ये कोई ज्यादा काम की नहीं है, इस रिएक्शन को बस लिख के बैलेंस करना सीखना। क्या लिखना सीखना बैलेंस, मतलब इसके सारे आयन मिटा देना एनसीईआरटी में लिखी हुई है और इसको बैलेंस करना। आप ये बैलेंस कर देते हो क्या। अरे बोलो KMnO4 कैसा होता है डार्क पर्पल क्या होता है। अब जो KMnO4 होता है वो KClO4 का आइसोमॉर्फिज्म शो करता है। किसका आइसोमॉर्फिज्म शो करता है KClO4 कुछ नहीं होता HClO4 ही होता है। कौन होता है अब बस HClO4 की स्ट्रक्चर बना लो। Cl है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये क्या आएगा OH क्या आएगा। तो क्या KMnO4 की स्ट्रक्चर भी आ जाएगी Cl की जगह Mn H की जगह K। अरे बोलो ये K2MnO4 माइनस मतलब जो इसका कौन है बेटा एक वो तो है पर मैग्नेट और ये क्या है बेटा मैग्नेटिक आयन। क्या लिखा है इसमें पैरामैग्नेटिक आयन की बात है। पैरामैग्नेटिक होता है ना K2MnO4 कैसा होता है। इसके स्ट्रक्चर में फर्क क्या है देखो ध्यान से। इसमें क्या है 3 डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन है। देखो ध्यान से इसको याद रखना बेटा तुम गलती कराते हो KMnO4 और K2MnO4 सेम ही। इसमें क्या होगा Mn डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो और O पोटेशियम यही होगा। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी Mn 2 पे तो डबल बॉन्ड हो O पे पोटेशियम। और बोलो क्लियर है। अब देखो ये तो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है इसका मतलब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन हो गया कलर आ गया। लेकिन KMnO4 के पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी ये कलर दिखाता है। और ये कलर किसके कारण दिखाता है बेटा चार्ज ट्रांसफर। क्या सिखाया था चार्ज ट्रांसफर। और चार्ज ट्रांसफर मैंने आपको LMCT सिखाया था लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। जब मेटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो लेकिन लिगेंड सेकंड पीरियड का एनाइन हो। सेकंड पीरियड का ये रहा लिगेंड सेकंड पीरियड का एनाइन। और बोलो और मेटल के पास कुछ ना हो तब क्या होती है LMCT। और मेटल के पास हो और लिगेंड के पास क्या हो या तो d ऑर्बिटल हो वैकेंट या फिर उसके पास पाई स्टार ऑर्बिटल हो तब क्या होती है MLCT। क्या होती है यहां कौन है LMCT कौन है। तो इसके पास तो अनपेड तो DD है इसके पास DD नहीं है इसके पास। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या इसने उल्टा लिख दिया। मैग्नेटेड मैग्नेट आयन ये है ये नहीं है बेटा मैग्नेट आयन है ये वाला है ये पर मैग्नेटिक आयन है उल्टा लिख दिया ये। ठीक है ये पर मैग्नेटिक आयन है क्लियर है। KMnO4 है ना पर मैग्नेट और ये कौन है मैग्नेट आयन उल्टा लिखा हुआ नाम है ना। बाकी सब सेम है और DD ट्रांजिशन भी इसके नहीं लिखना इसके लिखना है DD ट्रांजिशन। ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है ध्यान रखना ना। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है कलर वलर का। तो ये डी ट्रांजिशन है ये क्या है उल्टा लिखा हुआ है। ये मैग्नेट आयन वाला पूरा उठा के इधर लिखना है इसके लिए। ठीक है तो KMnO4 डायमैग्नेटिक है इसका पिंक कलर है इसका ग्रीन व्रीन नहीं कलर बोलो। ये सारा का सारा ये मैग्नेट आयन का मैग्नेट आयन ये वाला है। ये कौन है मैग्नेट और ये है बेटा पर मैग्नेट आयन। अरे बोलो पर मैग्नेट आयन क्या होता है डायमैग्नेटिक होता है पिंक कलर है चार्ज ट्रांसफर का किसके कारण है। तो ये सारा का सारा किसके लिए लिखना है इधर वाला है सारा इसके लिए लिखना है। ठीक है ये है पर मैग्नेटिक। पर बोलो सबका याद है सबको चलो टाइम मुझे लगता है कितना हो गया। टाइम होता ही रहता है कैसे देख लेते हैं कितना बच रहा है। बस खत्म करते हैं ना।
चलो ठीक है, मारो।